हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान में ट्रंप हुए खुश, पुतिन ने कर दिया बड़ा खेला, नेतन्याहू और खामेनेई को घुमा दिया फोन। दोस्तों बताएंगे ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच तनाव भड़काया, ऐसे माहौल में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा खेला कर दिया। दोस्तों हीरो वाला काम कर गए। तो उधर आपको बताएंगे अमेरिका के 25 पावरफुल लोगों पर भारी पड़ गए सऊदी के MBS। तो दोस्तों वही आपको बताएंगे भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ा, ट्रंप के दबाव में 1100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, ये आरोप लगाए हैं। दोस्तों कांग्रेस ने भारत की मोदी सरकार पर इसके बाद विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, वो जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ बांग्लादेश से चौंका देने वाली खबर, दोस्तों हिंदुओं को वोट देना हराम है। जी हां, बांग्लादेश में चुनाव से पहले ही होने लगे खतरनाक ऐलान, उतर पड़े कट्टरपंथी। दोस्तों कहने लगे काफिरों को वोट देना हराम है, हिंदू होना सबसे बड़ा अपराध है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बांग्लादेश से ये चौंका देने वाली खबरें, और आने वाले समय में यही स्थिति रही तो क्या होगा बांग्लादेश का हाल। साथ ही साथ बताएंगे ब्रिटेन की संसद में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मुद्दा, किसने उठाई ये मांग। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस की कमजोरी का एक और नया सबूत निकलकर सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया। हिंदुओं के लिए बन गए वो गांधारी और उस्मान हादी परिवार के बन गए सेवक। क्या है इसका मतलब दोस्तों? साथ ही साथ क्या इंडोनेशिया ने दिया भारत को धोखा? पिछले साल आए थे भारत और इस साल क्या भारत को दिया है धोखा। दोस्तों इंडोनेशिया की पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट पर बहुत बड़ी डील। दोस्तों आपको बताएंगे ब्रह्मोस सौदे का क्या होगा। वहीं आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत के धुरंधर कैसे बने देवेंद्र फडणवीस, कैसे मुंबई का किला भेद बीजेपी को दिलाई महाविजय। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का हमेशा से समर्थन करते आए हैं और आगे भी समर्थन करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान के हालातों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खामेनेई के देश में प्रदर्शन जारी रखो के उकसावे के बाद ट्रंप अटैक करने से पीछे हट चुके हैं। दोस्तों प्रदर्शनकारियों को धोखा देने के बाद अमेरिका अपने स्टैंड को एहसान के तौर पर प्रमोट कर रहा है। हालांकि ट्रंप का दोगलापन दुनिया के सामने आ चुका है, जहां एक तरफ ट्रंप ईरान के मसले हल करने में खुद साबित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर रशिया के राष्ट्रपति हीरो बनकर सामने आए हैं। उन्होंने 2 फोन कॉल में ईरान और इजरायल के बीच मामला निपटा दिया है। पुतिन के इन 2 फोन कॉल की पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। मिडल ईस्ट की राजनीति में पुतिन ने कमाल कर दिया। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया यह जा रहा है कि उन्होंने कूटनीति के जरिए ईरान और इजरायल के बीच बिगड़ते हालात कंट्रोल कर लिए हैं। रशिया ने पहले ही मध्यस्थता का ऑफर दिया था, जिसके बाद पुतिन ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 फोन कॉल किए। पहला कॉल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गया और इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत की। क्रेमलिन ने पुतिन के इस फोन कॉल के बारे में जानकारी देते हुए इसे पुतिन का शांति मिशन कहा है। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने नेतन्याहू से सीधे तौर पर कहा कि रशिया इस संकट को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल अंपायर या मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस का एकमात्र मकसद पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिसके लिए राजनीतिक संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्रेमलिन के मुताबिक नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन इस बात पर राजी हुए हैं कि दोनों देश भविष्य में भी विभिन्न स्तरों पर परामर्श और बातचीत जारी रखेंगे, ताकि कोई गलतफहमी की स्थिति पैदा न हो। नेतन्याहू से बात करने के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को फोन लगाया। हालांकि इस बातचीत का पूरा ब्यौरा अभी आना बाकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को संयम बरतने की सलाह दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ऐलान कर दिया है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक क्षेत्र में तनाव कम नहीं हो जाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पुतिन ईरान और इजरायल को बातचीत के टेबल पर लाने में कामयाब रहे तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें अमेरिका के 25 पावरफुल लोगों पर भारी पड़ गए सऊदी के MBS, एक फोन कॉल पर रुकवा दी स्ट्राइक। दोस्तों लॉरियन टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी माहौल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी अहम भूमिका निभाई। अंतिम समय में MBS की एक फोन कॉल से मिडल ईस्ट बड़े युद्ध से बच गया। तनाव कम करने में बाकी खाड़ी देशों ने भी सहयोग किया। सऊदी ने ईरान को यह संदेश भी दे दिया कि वह अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देगा। MBS की एक फोन कॉल अमेरिका के 25 पावरफुल लोगों पर भारी पड़ गई। दोस्तों अब आप कहेंगे कौन है आखिर अमेरिका के वो 25 ताकतवर लोग? तो आपको बता दें अमेरिका में विदेश नीति और सैन्य फैसलों से जुड़े जिन 25 ताकतवर लोगों की राय अहम मानी जाती है, उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, CIA डायरेक्टर, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, सेंटकॉम कमांडर, पेंटागन के टॉप मिलिट्री अफसर, व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर्स और कांग्रेस की प्रमुख रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी के सदस्य शामिल होते हैं। सोमवार को ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई थी। इन विकल्पों में केवल हवाई हमले ही नहीं बल्कि
हालांकि सैन्य, साइबर और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी शामिल है दोस्तों, और इन सब को फेल कर दिया अकेले सऊदी अरब के प्रिंस ने। यह बड़ी रिपोर्ट की जानकारी सामने आई है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि उधर ट्रंप ने भी आभार जताया। सैन्य कार्रवाई की धमकी के बीच कदम पीछे लेते हुए ट्रंप ने दोस्तों खामेनेई का आभार जताया और ईरान में 800 लोगों की फांसी रद्द हुई, इसकी जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक असामान्य कदम उठाते हुए ईरानी सरकार को धन्यवाद दिया कि उसने सैकड़ों प्रदर्शनकारी कैदियों को फांसी नहीं दी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि ऐसा होने वाला था। ट्रंप ने इसे एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक कदम बताया। दोस्तों ट्रंप की यह नरमी ऐसे समय आया है जब बीते कुछ दिनों से वो ये संकेत दे रहे थे कि अगर ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनकारियों, कैदियों की हत्याएं होती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अब उनके ताजा बयानों से संकेत मिल रहा है कि ईरान द्वारा फांसी टालने के फैसले के बाद अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की संभावना कम हो सकती है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप कि भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल को छोड़ दिया। ट्रंप के दबाव में 1100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, जिसका विदेश मंत्रालय ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के $120 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए लगाए थे, अब ये बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस के इस आरोप को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रखने के लिए एक खास सैंक्शन की छूट दी है, जिसकी अवधि 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। दोस्तों अमेरिकी सरकार ने पिछले साल 29 सितंबर को चाबहार पोर्ट के लिए 2018 में दी गई छूट वापस ले ली थी। यह छूट इसलिए दी गई थी ताकि ईरान पर प्रतिबंध होने के बावजूद भारत चाबहार पोर्ट पर काम कर सके। अमेरिका ने भारत को 27 अक्टूबर 2025 तक के लिए चाबहार से व्यापार करने की छूट दी थी। इसके खत्म होने से पहले ही एक बार फिर अमेरिका ने इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, यानी अब यह छूट 26 अप्रैल 2026 तक मिलती रहेगी। रणधीर जायसवाल जी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को एक पत्र भेजकर इस छूट से जुड़े दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि भारत अब इसी तय व्यवस्था के तहत अमेरिका से बातचीत कर रहा है ताकि चाबहार पोर्ट से जुड़े काम बिना रुकावट आगे बढ़ते रहे। दोस्तों ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है अमेरिका। कैसे बता दें, अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाए ताकि वो ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बना सके। अमेरिका मानता है कि ईरान बंदरगाहों, तेल व्यापार और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से मिलने वाली कमाई का इस्तेमाल अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल विकास में करता है। अमेरिका ये भी मानता है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। इसी कारण अमेरिका ईरान के सभी बड़े इनकम सोर्स को सीमित करना चाहता है ताकि उस पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाया जा सके। दोस्तों चाबहार पोर्ट से भारत को 4 कौन से बड़े फायदे होंगे तो आपको बता दें, पहला है बिना पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक पहुंच होगी अपने भारत की, यानी भारत को अफगानिस्तान या दूसरे एशियाई देशों तक सामान भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाना पड़ता। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से सीधा अपना माल अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया भेज सकता है। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। दोस्तों दूसरा है व्यापार बढ़ेगा, यानी भारत चाबहार के जरिए अपने सामान, दवाएं, फूड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आसानी से दूसरे देशों तक भेज सकता है। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और लॉजिस्टिक्स खर्च यानी ढुलाई खर्च कम होगा। भारत को ईरान से तेल खरीदने में भी आसानी होती है। दोनों देश मिलकर चाबहार को एक ट्रेड हब बना सकेंगे। तीसरा है दोस्तों भारत का निवेश भी सुरक्षित रहेगा, यानी भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में काफी पैसा और संसाधन लगाए हैं, ऐसे में ये निवेश काफी सुरक्षित रहने वाला है। दोस्तों वहीं चौथा और अंतिम फायदे की बात करें तो चीन पाकिस्तान को आसानी से काउंटर कर सकता है अपना भारत, यानी चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जहां चीन निवेश कर रहा है उसके नजदीक है। इसलिए यह पोर्ट भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को काउंटर करने में मदद करता है। दोस्तों जिनको नहीं पता उनको बता दे, पहले अपने भारत को अफगानिस्तान माल भेजने के लिए पाकिस्तान से गुजरना पड़ता था, लेकिन सीमा विवाद के कारण यह मुश्किल था। चाबहार ने यह रास्ता अब आसान बना दिया। भारत इस बंदरगाह से अफगानिस्तान को गेहूं भेजता है और मध्य एशिया से गैस तेल ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेसी भारत की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल खो दिया है, छोड़ दिया है और ट्रंप के दबाव की वजह से 1100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए भारत की मोदी सरकार ने। इसका तगड़ा जवाब दोस्तों भारत ने दिया। आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा इस पर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर वहीं अपने भारत ने शक्सगाम घाटी को लेकर भी एक बार फिर अपना रुख दोहरा दिया। दोस्तों साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि शक्सगाम घाटी पर भारत का पक्ष पहले ही बताया जा चुका है और इसी पर भारत कायम भी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने शक्सगाम घाटी में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे बोले तो CPEC के तहत हो रहे निर्माण कार्य को अवैध बताया था। भारत ने कहा था कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है। 9 जनवरी को हुई प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत ने कभी भी 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को स्वीकार नहीं किया है। भारत ने
ये भी कहा था कि उसने कभी CPEC को मान्यता नहीं दी है क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस बात को चीन और पाकिस्तान को कोई बात साफ तौर पर बताया गया है और शक्सगाम घाटी में जमीनी हालात बदलने की कभी किसी भी कोशिश का भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत ने यह भी कहा कि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। उसके उत्तर में चीन का शिनजियांग इलाका है और इसके दक्षिण व पश्चिम में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर पीओके है। इस वजह से यह इलाका भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। तो वहीं दोस्तों चौंका देने वाली खबर आपको बता दें बांग्लादेश से, जहां पर चुनाव से पहले ही कट्टरपंथी उतर चुके हैं मैदान में, कहने लगे कि हिंदुओं को वोट देना हराम है। जी हां, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ नफरत की दुकानें खुल चुकी है। मौलाना और मौलवी चीख चीख कर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे हिंदू या फिर अन्य गैर मुसलमान प्रत्याशियों का समर्थन ना करें। एक वीडियो में एक अज्ञात मौलाना कह रहे हैं कि हिंदू प्रत्याशी या फिर काफिरों को वोट देना हराम है। वहीं एक अन्य वीडियो में एक मौलाना हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तहस नहस करने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में मंदिर का मतलब तबाही है, मूर्तियों का मतलब केवल तबाही है। बांग्लादेश में ना कोई हिंदू रह सकता है और ना ही कोई इस्कॉन वाला। दिल्ली के दलालों को बांग्लादेश से चले जाना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ की अंतरिम सरकार में इस्कॉन और हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वो कट्टरपंथी तत्वों से निपटे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदू नागरिकों और कारोबारियों को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। आपको बता दें कि हाल ही में 25 साल के मिथुन सरकार ने कट्टरपंथियों की भीड़ से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी और उनकी मौत हो गई। उन पर लोगों ने चोरी का आरोप लगा दिया था। इसी तरह एक हिंदू की कुछ बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मौनी चक्रवर्ती को गोली मार दी गई। इसी तरह से कम 7 से 8 घटनाएं हैं जिनमें कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी। दोस्तों 45 दिनों के भीतर 15 हिंदू की मौत की खबर है बांग्लादेश से। लेकिन अब खुलेआम दोस्तों बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं कि हिंदू चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। उन हिंदुओं को बांग्लादेश में ऐसा रियलाइज करवाया जा रहा है दोस्तों इस बयान से कि हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है बांग्लादेश में। वहीं उधर दोस्तों ब्रिटेन ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत, हिंदुओं पर हो रहे हिंसा, अत्याचार की जमकर निंदा की। ब्रिटेन सरकार ने बांग्लादेश में हर तरह की हिंसा की निंदा की और शांतिपूर्ण एवं विश्वसनीय चुनाव कराने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्याओं का मुद्दा ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाए जाने पर ब्रिटेन सरकार ने यह बात कही। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि छुट्टी से पहले एडजर्टमेंट डिबेट में मैंने बांग्लादेश के हालात पर सवाल उठाए और हाउस के लीडर ने बिल्कुल सही तरीके से वहां की खतरनाक स्थिति के बारे में विदेश सचिव को लिखा। ब्रिटिश सांसद ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक चिंताओं के बीच हो रहे हैं, जिसमें बड़े राजनीतिक दल अवामी लीग को हिस्सा लेने से बैन कर दिया गया, जबकि ओपिनियन पोल में उसे लगभग 30% वोट मिले हैं। इसी तरह इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक रेफरेंडम की मांग किया जिससे बांग्लादेश का संविधान हमेशा के लिए बदल जाएगा। वहीं उन्होंने फरवरी में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो की गुजारिश की। ब्रिटिश हिंदुओं के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह यानी APPG के अध्यक्ष ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद सदस्यों से कहा कि हिंदुओं की हत्या और उनके मंदिरों को जलाए जाने की भयावह स्थिति से वो स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर खुलेआम हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी ऐसी ही दिशा है और दशा है। उन्होंने कहा कि अगले महीने तथाकथित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें मोहम्मद यूनुस का दोहरा चरित्र, उस्मान हादी के भाई को यूके में सरकारी नियुक्ति, बांग्लादेश हाई कमीशन में मिल गया ये पद। दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने उस्मान हादी के भाई उमर बिन हादी को ब्रिटेन में सरकारी पद पर नियुक्त किया है। उमर को बर्मिंघम शहर में स्थित बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन में सेकंड सेक्रेटरी बना दिया है। ये नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर की गई है। इस संबंध में 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन लोक प्रशासन मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट और विदेशी नियुक्ति विंग ने जारी की है। इस पर संयुक्त सचिव अबुल हयात मोहम्मद रफी के साइन है। सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि उमर बिन हादी को यह पद तभी मिलेगा जब वे किसी भी अन्य नौकरी, व्यापार या पेशे से पूरी तरह से अलग रहेंगे। वे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्था से जुड़े नहीं रह सकते। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर बिन हादी की यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। यह अवधि उनके कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू मानी जाएगी। नियुक्ति से जुड़ी बाकी सभी शर्तों और नियम कॉन्ट्रैक्ट समझौते के तहत तय किए जाएंगे। दोस्तों यूनुस की कमजोरी का ही सबूत है कि वो जब हादी के हत्यारों को ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने पहले भारत पर इल्जाम डालने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बन पाई तो वो पार्टी को खुश करने के लिए खुद को हादी परिवार के सेवक साबित करने में जुट गए। जैसा कि हमने बताया, बांग्लादेश में लगातार हिंदू त्राहिमाम कर रहे हैं, उन्हें लिंच करके मारा जा रहा है, लेकिन यूनुस अभी तक उस्मान हादी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए। दोस्तों, उन्होंने जनता के प्रति सारी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर उस्मान हादी परिवार की सेवा में लग गए और उस्मान हादी के भाई उमर बिन हादी को बड़े पद पर बैठा दिया। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस को जो है वो हिंदुओं को न्याय दिलाना ही होगा वरना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, क्या भारत के साथ इंडोनेशिया ने कर दिया बड़ा धोखा? दोस्तों बता दें, इंडोनेशिया के पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की खबरों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ये तब हो रहा है जब भारत और इंडोनेशिया के बीच $450 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये खबर भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के लिए चिंता का विषय है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शफरी शमशुद्दीन और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 40 JF-17 मल्टी रोल लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की। ये विमान पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। भारत इंडोनेशिया को चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। ऐसे में जकार्ता का इस्लामाबाद और चीन से जुड़े रक्षा प्लेटफार्मों के साथ बढ़ता जुड़ाव नई दिल्ली के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत की चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब यह खबर आई कि इंडोनेशिया पाकिस्तानी निर्मित लड़ाकू ड्रोन खरीदने पर भी विचार कर रहा है। यह भी पता चला कि बांग्लादेश की वायुसेना भी पाकिस्तान के साथ अपने गहरे रक्षा संबंधों के बीच JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। ये पाकिस्तान की ओर से चीन समर्थित विमानों को क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का एक संकेत है। भारत के लिए टेंशन की बात क्यों है बता दें, रणनीतिकारों का मानना है कि भारत इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने के कगार पर होने के बावजूद पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों पर विचार कर रहा है। वे इसे न केवल द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करने वाला मानते हैं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को जटिल बनाने वाला और गलत संकेत भेजने वाला कदम मानते हैं। खासकर ऐसे समय में जब विश्वसनीयता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती पेश करता है। एक तरफ भारत इंडोनेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है, खासकर ब्रह्मोस जैसे महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली के सौदे के माध्यम से, तो वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया का पाकिस्तान जैसे देश से सैन्य उपकरण खरीदना जो भारत का पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो इंडोनेशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखे और साथ ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। ब्रह्मोस मिसाइल सौदा भारत के लिए एक बड़ी सफलता है और यह उम्मीद की जाती है कि यह सौदा बिना किसी बाधा के पूरा होगा। हालांकि इंडोनेशिया के रक्षा खरीद निर्णयों पर भारत की पैनी नजर रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका का चीन पर बड़ा प्रहार, ताइवान से की $250 अरब की व्यापार डील, ताइवानी सामान पर शुल्क भी घटा दिया। दोस्तों, अमेरिका और ताइवान ने बृहस्पतिवार को एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति जताई जिसके तहत ताइवान की वस्तुओं पर शुल्क में कटौती की जाएगी और बदले में ताइवान अमेरिका में $250 अरब अमेरिकी डॉलर के नए निवेश करेगा। ये समझौता उन हालिया व्यापार सौदों में शामिल है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। इससे पहले उन्होंने यूरोपीय संघ और जापान के साथ भी ऐसे समझौते किए थे। ये सभी समझौते ट्रंप द्वारा पिछले साल अप्रैल में व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए पेश की गई व्यापक शुल्क योजना के बाद किए गए हैं। दोस्तों, ट्रंप ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के साथ रिश्तों को स्थिर करने के उद्देश्य से 1 साल के व्यापारिक संघर्ष विराम यानी ट्रेड टूस पर भी सहमति जताई। शुरुआत में ट्रंप ने ताइवान से आने वाले सामान पर 32% शुल्क तय किया था, जिसे बाद में घटाकर 20% कर दिया गया। नए समझौते के तहत अब शुल्क दर को और कम करके 15% कर दिया गया है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के अन्य व्यापारिक साझेदारों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया पर लगाए गए शुल्क के बराबर है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर के देशों को बहुत बड़ी धमकी, कहा अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो भारी से भारी टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अब पूरी दुनिया को एक बार फिर नई और बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी योजना का साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ नहीं देंगे उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे से जुड़ी बयानबाजी में यह सबसे नया कमेंट है। दोस्तों, पहली बार उन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ का जिक्र करके अपने बयान में ऐसा कहा है। बता दें, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि ये उनके देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका की इस योजना के विरोध में है। ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो देश ग्रीनलैंड पर कब्जे के उनके प्लान का समर्थन नहीं करेंगे वो उन पर सजा के तौर पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा
कहा कि कैसे उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर काम निकाला। ट्रम्प ने आगे कहा कि मैं ग्रीनलैंड के लिए भी ऐसा कर सकता हूं। अगर कोई देश ग्रीनलैंड पर हमारा साथ नहीं देता है तो मैं उन पर टैरिफ लगा सकता हूं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है, इसीलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। ये दिखाता है कि ट्रम्प ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और डेनमार्क की बात को मानने के मूड में नहीं है। ट्रम्प और उनके प्रशासन के लोगों की ओर से लगातार ग्रीनलैंड पर बयान दिए गए हैं। ट्रम्प का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए सैन्य विकल्प से भी इनकार नहीं किया। दूसरी ओर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने लगातार कहा है कि अमेरिका के इस विचार से वो खुश नहीं है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में 16 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 29 नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और उसके महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरीके से बदल दिया है। चुनाव परिणामों ने बीजेपी को एक छद्म शक्ति के रूप में स्थापित किया है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का धुरंधर बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले स्पष्ट कहा था कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हुआ अभी कुछ ऐसा ही दोस्तों। मुंबई की बीएमसी से लेकर नागपुर की सड़कों तक अगर आज भगवा लहरा रहा है तो उसके पीछे फडणवीस की वो बिसात है जिसने विपक्ष के हर प्रयोग को मात दे दी। मुंबई में पहली बार भाजपा का मेयर बनने जा रहा है दोस्तों। पिछली बार 27 नगर निगम के रहते बीजेपी ने मात्र 15 नगर निगम पर जीत दर्ज की। 29 नगर निगमों में से बीजेपी गठबंधन ने 24 पर बढ़त बना ली है। वहीं देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी की बात करें तो सभी 227 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने कुल 89 सीटों पर जीत दर्ज किया, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें ही मिली है। यानी दोनों पार्टियों के गठबंधन ने बीएमसी चुनाव में बहुमत के आंकड़े 114 को पार कर लिया है। विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे गुट यूबीटी ने 65 सीटें जीत हासिल की है। कांग्रेस को 24 सीटें, मनसे को 6 सीटें, एनसीपी यानी अजित पवार गुट को 3 सीटें और एनसीपी एसपी को 1 सीट मिली है। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलियों के खाते में 9 सीटें गई हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार दिया। उनका कहना है कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के भरोसे की जीत है, जिसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में विकास की एक नई भाषा गढ़ी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास और ईमानदारी वाले एजेंडे को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते रहे हैं कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी का मतलब है एक और एक 11 कारण देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर महाराष्ट्र में भाजपा के उत्थान का पर्याय रहा है। साल 2013 में जब मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, ठीक उसी समय महाराष्ट्र बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में थी। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो महाराष्ट्र ने फडणवीस के रूप में अपना पहला बीजेपी मुख्यमंत्री पाया। ये पहला मौका था जब भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ऐसी छवि बनाई जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में मददगार साबित हुई। आज 12 साल बाद भी फडणवीस ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मंझे हुए रणनीतिकार हैं। 49 साल बाद महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव रखने वाले फडणवीस ने इस निकाय चुनाव में अपनी साख दांव पर लगाई थी और परिणाम सबके सामने है दोस्तों। वहीं जब भाजपा की जीत हुई तो आरोप लगाने वाले कांग्रेसी भी आ गए। बीएमसी चुनाव स्याही विवाद है। जी हां, राहुल गांधी ने इसी पर लगा दिया वोटर्स के गैस लाइटिंग करने का आरोप। क्या मतलब है इसका बता दें। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में इस्तेमाल हुई स्याही के फीके पड़ने के विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने चुनाव आयोग पर जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इस स्थिति को गैस लाइटिंग बताया और वोट चोरी को देशद्रोह करार दिया। ये विवाद तब गरमाया जब कई मतदाताओं और विपक्षी दलों ने शिकायत की है कि वोटिंग के दौरान उंगली पर लगाई गई स्याही उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से मिट रही थी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों उनके हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब ऐसे में बीएमसी की बादशाहत बनी बीजेपी अब बंगाल के रण पर पीएम मोदी की नजर है दोस्तों। अब इस जीत के बाद भाजपा बंगाल इलेक्शन को लेकर एक्टिव हो चुकी है। इसका सीधा संकेत हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से मिला है। बता दें कि पीएम मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं आज भाजपा की रैली के दौरान मालदा और आसपास के कई इलाकों के लोगों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूँ। हर गुजरते दिन टीएमसी का कुशासन का कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है। बता दें कि पीएम मोदी जी की ये टिप्पणी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ईडी के बीच बढ़ते तनाव के दौरान आई है। यानी आज से प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल और असम के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।